नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज आपको ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में जानकारी दूंगा। उसके पहले आपको सूचित कर दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों की शांति करवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके प्रक्रिया और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। नवमेश का द्वादश भाव फल। पिछले कार्यक्रमों में लग्नेश से लेकर के अष्टमेश तक 8वें भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ होगा तो क्या फल होगा, इसका कार्यक्रम बन चुका है। 4 भाव बचे हुए थे, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादशेश। तो ये इन भावों के स्वामी किस भाव में कुंडली में हो तो क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में हम फिर से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज नवमेश नवम भाव को हम लेंगे। सबकी कुंडली में नवम भाव यही होगा। नवम भाव का जो स्वामी है, अभी मैं बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं। वह नवम भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में हो तो सामान्य फल क्या होता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। हर एक कुंडली में, सबकी कुंडली में भाग्य का स्थान यही होगा, नौवां घर यही होगा, पहला घर ये होता है, भाग्य का स्थान नवम स्थान यही है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी गिनती लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती यहाँ पर होगी। जैसे मान लीजिए 8 नंबर है, जो भी गिनती आपकी कुंडली में है इस घर में उसको देखिए और यहाँ से टैली कराइए। जैसे 8 नंबर है तो स्वामी 8 का कौन हुआ, मंगल। अगर 9 नंबर होगा तो 9 का स्वामी गुरु। यानी जो गिनती है और उसका जो स्वामी है वही आपका भाग्येश है, भाग्य का स्वामी ग्रह है। एक रोचक चीज़ और बताते हैं, किसी भी भाव से जो सप्तम भाव होता है, 7th हाउस होता है, वह उसका पार्टनर होता है, अर्धांगिनी या पत्नी मान सकते हैं। भाग्य भाव ये है, भाग्य के सामने कौन सा भाव पड़ता है, तीसरा भाव। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं, क्षमता, पराक्रम यानी मेहनत देखते हैं। क्या देखते हैं, मेहनत। बहुत ही रोचक चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। भाग्य की पत्नी कौन हो गई, पराक्रम हो गया। यानी आप पराक्रम दिखाइए, निष्क्रियता ना दिखाइए, एक्टिवनेस जो हो है वो पराक्रम है। क्षमता, मेहनत यानी भाग्य की पत्नी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप क्षमतावान हैं, पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम में से जुटे हुए हैं, तो ही आपका भाग्य जागृत होगा। यानी भाग्य को पाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी हैं। ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो भी परसेंटेज आपके भाग्य का होगा वो आपको मिलेगा। क्षमता, पराक्रम, मेहनत की पत्नी भाग्य है और भाग्य की पत्नी मेहनत है। तो मेहनत करके ही भाग्य का ताला आप खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति महीने, 2 महीने, 6 महीने में सफल नहीं होता है। 4 साल, 6 साल, पूरी जिंदगी खपा देनी पड़ती है एक चीज़ में, तब जा कर के व्यक्ति उसी चीज़ में सफल होता है। थोड़े दिन के लिए सचिन क्रिकेटर बन जाते, फिर अभिनेता बन जाते, फिर नेता बन जाते, तो किसी में सफल ना होते। पूरी ज़िंदगी खपानी पड़ती है। 4, 6 साल, 10 साल जब आप किसी चीज़ में मेहनत करेंगे तो भाग्य उसी में आपका साथ देना शुरू करेगा। फिर 4-6 साल के बाद, 10 साल के बाद आप उस क्षेत्र में नाम बनाएंगे, और जब किसी क्षेत्र में आपका नाम बन जाता है तो पैसा भी आता है, प्रसिद्धि भी आती है। चलिए शुरू करेंगे, मूल विषय पर आ जाते हैं। जो रहस्य था वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। भाग्य भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ से आप देख लिए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि अगर भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठा है तो क्या फल देगा। लग्न से शुरू करेंगे। जैसे इस कुंडली में भाग्य का स्वामी मंगल आया, अगर 8 मान लें, अगर वह मंगल अब लगन में बैठे, दूसरे में बैठे, इसी प्रकार से आप अपने ग्रह को देखिएगा। 3 नंबर लिखा है तो स्वामी बुध है। अगर वह बुध लगन में बैठा है, दूसरे में, तीसरे में, तो ऐसे क्रम से मैं बताने चल रहा हूँ। अगर भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा हुआ हो, यहाँ पे मंगल हुआ, और जो भी ग्रह आपका है, अगर वह ग्रह लगन में बैठा हुआ हो तो जातक बुद्धिमान होता है, क्योंकि ये
केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ जाता और ये त्रिकोण है। और यहाँ से पंचम में बैठेगा 1 2 3 4 5, कोई भी ग्रह अपने घर से पंचम में बैठे, नवम में बैठे तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जाने से बुद्धिमान होंगे आप, गुरु और देवताओं के भक्त होंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, ध्यान से लोगों की बातों को सुनेंगे और उनकी बातों से अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। भू संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, भूमि का मालिक होता है, संपत्ति भी प्राप्त होती है, पराक्रमी होता है, वीर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अनावश्यक खर्चे से बचता है, कह सकते हैं कंजूस होता है, अनावश्यक खर्चे में कंजूस होगा। ऐसे व्यक्ति का 100 रुपया अगर कोई व्यक्ति खा ले, भोजन कर ले तो व्यक्ति को संतोष रहता है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का 5 रुपया गिर जाए, अनावश्यक चला जाए तो व्यक्ति को चिंता हो जाती है, अच्छा ही माना जाएगा यह स्वभाव। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो राजा से जुड़े हुए, शासन से और प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त करता है, यानी भाग्येश का लगन में होना अच्छा माना जाएगा। अगर भाग्य का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ हो, द्वितीय भाव में हो, तो द्वितीय भाव धन का होता है। भाग्य ही आपके धन में आकर के बैठ गया है, कुल खानदान कुटुंब का होता है, तो भाग्य आपका आपके कुल और कुटुंब के अधीन हो गया। आप अपने कुटुंबी जनों का जितना सम्मान करेंगे, धन उतना ही अधिक आपका बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति विख्यात होगा, शीलवान होगा, धनवान, विद्वान और अच्छी भाषा बोलने वाला होगा, पुण्यवान होगा। और ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में पैसा खर्चा भी कर सकता है और धार्मिक कार्यों से पैसा कमा भी सकता है। शांति प्रिय होता है, सत्यवान पुत्रवान होता है और ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ उपासना में तत्पर भी रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जानवरों से चोट लगने का भय भी रहता है। जिसका भाग्येश 9वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में रहे तो जानवरों से, खासकर जो 4 पैर वाले जानवर हैं, ऐसे जानवरों से चोट लगने का योग होता है, शरीर पे घाव हो सकता है ऐसे जानवरों से। अगर भाग्य का स्वामी तीसरे, यानी यहाँ भी अच्छा मानेंगे, भाग्य का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो यह भी बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि ये सीधे भाग्य जो है परिश्रम वाले भाव में ही आके बैठ गया, मेहनत भाग्य आपसे करवाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक स्त्रियों से भोग का योग भी होता है। भाई ऐसे व्यक्ति के होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री का पालन करने वाला होता है, स्त्री की ज़रूरतों को समझने वाला, और ऐसा व्यक्ति स्त्री का मान सम्मान करने वाला होता है। कभी कभी एक से अधिक स्त्रियां भी हो सकती हैं, या एक से अधिक स्त्रियों की तरफ, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों की तरफ भी ऐसा व्यक्ति झुक सकता है। ऐसा व्यक्ति जो काम करता है उसे पता होता है कि ये काम क्या है, करना है कि नहीं करना है, कार्य को अच्छी तरीके से जान समझ के ही करता है। धनवान भी होता है, गुणवान और विद्वान भी होता है, यानी भाग्येश अगर तीसरे भाव में है तो भी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। अब भाग्य का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आ जाए, चौथे भाव से सुख साधन भूमि भवन वाहन देखा जाता है। किस भाव से बेसिकली क्या विचार होता है वो मैंने लिख भी दिया है। अगर भाग्य का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पिता का भक्त होता है, पिता के प्रति मन में बहुत अच्छी श्रद्धा रखता है, और ऐसा व्यक्ति पिता के अच्छे कार्यों के द्वारा भी पहचाना जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का पिता भी अच्छा कार्य करता है, वह जातक स्वयं भी उत्तम काम करता है और जातक का पिता भी उत्तम काम करता है। जातक अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने का भी काम करता है, भू संपत्ति का मालिक होता है और भाई बहनों से सुखी रहता है, भाई बहनों के ऊपर उपकार भी करता है, तीर्थ यात्राएं बहुत करता है। जैसे तीर्थ उसको बोलते हैं जहाँ जो जल वाले स्थान है, नदी वाले स्थान है, जैसे गंगा सागर तीर्थ हो गया, और धाम उसको बोलते हैं जो मंदिर हैं। धाम मंदिर पवित्र स्थान है और तीर्थ जो है वो पवित्र नदीय क्षेत्र है। तो चतुर्थ भाव से नदी आदि का भी विचार होता है। भाग्य का स्वामी यहाँ हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे अच्छे तीर्थों में घूमता भी है, और ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली में राजयोग हो अच्छे तो नेता मंत्री और विधायक भी बन सकता है। वेद पाठ करता है, पूजा परायण होता है,
और ईश्वर में हमेशा मन भी लगाने वाला होता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव में जाने से पहली चीज़ तो ये है कि व्यक्ति का पूर्ण भाग्योदय संतान की प्राप्ति के बाद होता है, क्योंकि ये संतान में आकर के बैठ गया भाग्य, तो संतान जब हो जाएगी और संतान जब बोलना शुरू कर देगी तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य और बुद्धि दोनों, ये दोनों त्रिकोण में आते हैं। और ये पंचम भाव जो है नवम भाव से नवम पड़ता है। यहाँ से गिनेंगे तो ये नवा पड़ेगा, यहाँ से गिनेंगे तो ये पंचम बनेगा, यानी दोनों में नवम पंचम का संबंध बन जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्य और ऐसे व्यक्ति की संतान का दृढ़ कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है रूपवान भी होगा, पुत्र उसका भाग्यवान होगा, कीर्तिमान होगा, गुरुजन और देवजनों की पूजा उपासना करने वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति धैर्यवान भी होता है, उतावलेपन में काम नहीं करता है। अगर भाग्य का स्वामी छठे भाव में आ जाए, संताप रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो हमें संताप रोग ऋण शत्रु से ही मिलता है, इसलिए छठा भाव संताप का भी है। तो अगर भाग्य का स्वामी छठे में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा भाग्य में कमी आ जाएगी, भाग्य में गिरावट आ जाती है, और ऐसा व्यक्ति जो है शत्रुओं से भी पीड़ित रह सकता है। शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा वीर बनेगा, अपने लोगों के बीच में बहुत वीर बनेगा, लेकिन जब शत्रु आ जाएगा सामने तो भेगी बिल्ली हो जाता है, नम्र स्वभाव आ जाता है, शत्रुओं से डरता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के भाग्य को शत्रुओं के द्वारा नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। धर्म की भी हानि करता है, कभी कभी धर्म के प्रति मन में शंका भी पैदा होता है ऐसे व्यक्ति के। और ऐसा व्यक्ति खेल कूद में कुछ रुचि लेता है, और नींद भी ऐसे व्यक्ति को अधिक आती है, नींद लेने का आदी हो सकता है। और कभी कभी व्यक्ति से ऐसे कर्म हो जाते हैं जो समाज की नज़र में निंदित हों, यानी भाग्य का स्वामी छठे में हो तो अच्छा नहीं माना जाएगा। भाग्य का स्वामी अगर सप्तम भाव में आकर के बैठा हुआ है तो ये भाग्य है और ये पत्नी है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य पत्नी के अधीन हो गया, यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। विवाह हो जाए, पत्नी साथ में रहने लगेगी तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जीवन में पत्नी के माध्यम से सफलता पाता है। पत्नी के भाग्य से भौतिक सुख साधन उन्नति प्राप्त करता है। पत्नी अच्छी होती है, सत्यभाषणी होती है, मीठा बोलने वाली होती है, पुण्यवती होती है, और धार्मिक कार्यों के प्रति पति को प्रेरित करती है। जिसके भाग्य का स्वामी सप्तम में होता है, ऐसा व्यक्ति अक्सर पत्नी के साथ में धार्मिक यात्राओं पर जाना पसंद करता है। कहीं जाना होगा तो पत्नी को लेके जाएगा, धार्मिक यात्राओं पर पत्नी के साथ में ही जाएगा। ऐसा जातक बातचीत करने में चतुर होता है, बातचीत में अपने भाषा से और अपनी बोली से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिसका भाग्य सप्तम भाव में है। जिसके भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करेगा तो उसका भाग्य साथ नहीं देगा। पार्टनरशिप स्थान का भी स्वामी यही होता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं और भाग्य का स्वामी सप्तम में है तो आपको बिजनेस में पार्टनरशिप रखना चाहिए, चाहे अपनी पत्नी को ही आप पार्टनर बनाएं। यानी कुल मिलाकर के अच्छा योग है अगर भाग्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अगर भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव मृत्यु का है, हानि का है, अपयश का है, पतन का है, तो यहाँ पर आने से व्यक्ति का भाग्य एकदम से क्षीण होने की स्थिति में आ जाता है, भाग्य अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीव हिंसक होता है, जीवों पर हिंसा करता है, छोटे जो अपने से छोटे प्राणी होते हैं वहाँ पर हिंसा पैदा करने का प्रयास करता है, दया रहित होता है, और घर और भाइयों से भी अच्छा सुख प्राप्त नहीं होता है। स्वभाव में दुष्टता भी आ सकता है, रूडनेस आ सकता है, क्रूरनेस आ सकता है, क्रूर होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर अन्य योग अच्छे हों तो कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा, जिसके अन्य भाव में भाग्येश पड़ा हुआ, उनकी अपेक्षा धार्मिक कार्यों में रुचि भी कम हो जाती है।
और ऐसा व्यक्ति अच्छी संगति को कम प्राप्त करता है, बुरी संगति ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मिलती रहती है। बुरे लोगों के साथ से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। कुल मिलाकर के भाग्य अष्टम में हो तो अच्छा नहीं देगा। अब अगर भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर भाग्य का स्वामी भाग्य में ही है तो उसे स्वाग्रही बोलेंगे, यानी वह ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है तो उसे स्वाग्रही बोलते हैं। स्वक्षेत्री ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है और इससे ऐसे व्यक्ति को मेहनत का पूरा प्रभाव मिलता है, मेहनत का पूरा फल मिलता है। देवताओं का, गुरुओं का और ईश्वर का भक्त होता है और ऐसा व्यक्ति अपने बांधवों से, अपने कुल खानदान के लोगों से प्रेम करता है, उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहता है, विवाद आदि से बचने का भी प्रयास करता है, देखने में सुंदर, सुखी, संपन्न और धनी होता है, यानी यहाँ पर भाग्य इसका होना अच्छा माना जाएगा। अगर भाग्य का स्वामी कर्म भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? दसम भाव में बैठ जाए। दसम भाव में होने से बहुत ही अच्छा योग, क्योंकि कुंडली का जो सबसे तगड़ा राजयोग देने वाला भाव होता है वो दसम होता है। अगर नवमेश और दसमेश से राजयोग बने, नवम भाव और दसम भाव के स्वामी एक साथ हों, एक दूसरे के घर में हों, एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे के नक्षत्र में हों, तो यह सबसे तगड़ा राजयोग बनता है। तो भाग्य का स्वामी अगर कर्म भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता है। किसी संस्था का स्वामी होगा, राजा होगा, मंत्री होगा, विधायक होगा, जहाँ कहीं रहेगा वह नेतृत्व ही करेगा, ऊंचे पद पर आसीन रहेगा और धनी रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेगा, धर्म द्वारा विख्यात होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, कर्म परायण होगा, अपने कार्य को, अपने कर्म को नियमित रूप से करेगा, सही ढंग से करेगा, क्रोध नहीं करेगा, कितना क्रोध करना है, नहीं करना है, कैसे व्यवहार करना है, ऐसे व्यक्ति को पता होता है। अगर कुंडली में राजयोग हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद तक जाता है और करोड़पति भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी समझ बूझ वाला होता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये लाभ भाव यानी मनोकामना की सिद्धि का है। जो आप पाना चाहते हैं वो अभिलाषाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, ये एकादश भाव बताता है। तो भाग्य भाव के स्वामी का एकादश भाव में होना धनवान बनाता है। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनकी कृपा आपको मिलती रहती है और खूब धन की प्राप्ति होती है। कोई कार्य आप लगातार थोड़े दिन तक सोचते हैं तो भाग्य उसको पूरा करा देता है। घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, घर की ज़रूरत है, थोड़े दिन प्रयास करेंगे घर बन जाएगा। गाड़ी चाहिए, थोड़े दिन प्रयास करेंगे, भाग्य वो आपको ला करके दे देगा। पुण्य कर्म करने वाला होता है, दानी होता है, स्नेहवान और धीरवान होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों की मदद भी करता रहता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी व्यय भाव में चला जाए, 12th हाउस में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, विदेश भी जाने का योग होता है, विदेश जा कर के व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश जाए तो भाग्य ज़्यादा साथ देता है। सुंदर विद्वान भी होता है। लेकिन अगर कोई पापक ग्रह है भाग्य भाव का स्वामी और वह व्यय भाव में जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी मूर्ख धूर्त बुद्धि का होता है, सही समय पे सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। शुभ ग्रह हो तो थोड़ा सा अच्छा होता है। कुल मिलाकर के भाग्य का स्वामी व्यय में जाए तो अच्छे फल कम है, बुरे फल ही अधिक है। इस प्रकार से अगर भाग्य भाव का स्वामी अन्य भावों में गया तो क्या रिजल्ट होगा, सामान्य फल, वो मैंने आपको बताया। भाग्य भाव का जो स्वामी होता है उसका स्टोन भी आप पहन सकते हैं। जो भी आपके भाग्य का स्वामी ग्रह बना है उसका स्टोन आपको पहनना चाहिए। अगर वह ग्रह छठे में है, 8वें में है और 12वें में है तब तो आपको कंसल्ट करके स्टोन पहनना चाहिए, अन्यथा उस ग्रह का स्टोन आप पहन सकते हैं। अगर सूर्य भाग्य का स्वामी है तो माणिक्य, चंद्रमा भाग्य का स्वामी है तो मोती, मंगल है तो मूंगा, बुध है तो पन्ना, गुरु भाग्य का स्वामी है तो पुखराज, शुक्र भाग्य का स्वामी है तो ओपल या डायमंड और शनि स्वामी है तो नीलम स्टोन आप पहन सकते हैं भाग्य में वृद्धि के लिए।
उम्मीद है कार्यक्रम आज आपको समझ में आया होगा। अगले कार्यक्रम में दशम भाव के स्वामी का 12 भाव में फल लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।